Hello friends, welcome back to my YouTube channel and we were studying the self-paced online module Set A Corporate and Economic Laws and we were studying the first chapter itself, the appointment and qualification of directors and दोस्तों जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। हमने पिछले लेक्चर में ना स्मॉल शेयर होल्डर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर का ना। फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जस्ट एक रीडिंग फटाफट से ना। पिछली बार पढ़ा था सेक्शन 151 में कि एक डायरेक्टर स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर होगा। 20,000 रुपए तक के जिनके पास शेयर्स होते हैं उनको, नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स होते हैं 20,000 के तक के, उसको बोल देते हैं स्मॉल शेयर होल्डर। ठीक है। रूल 7 कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स का क्या कहता है, कितने लोगों को नोटिस देना है कंपनी को। लिस्टेड कंपनी में होते हैं ना ये स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, एक तो 1000 से शेयर होल्डर या फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच स्मॉल शेयर होल्डर्स विच एवर इज लेस। तो अगर 9000 स्मॉल शेयर होल्डर है तो इसका 1/10 900 बन गया, और या फिर 1000 विच एवर इज लेस तो 900 हो जाएगा हमारे एग्जाम्पल में। ठीक है। तो ये अगर मिलकर नोटिस दे देंगे तो स्मॉल शेयर होल्डर इलेक्ट हो जाएगा। लेकिन लिस्टेड कंपनी में क्या होता है कि सुओ मोटो बेसिस पे वो खुद भी कंपनी अपॉइंट कर सकती है, और उस केस में क्या होता है कि नीचे वाले जो रूल्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो अप्लाई नहीं होंगे। पॉइंट 2 के प्रोविजंस, कौन से सेक्शन पढ़ रहे थे, 151 का पॉइंट 2। ठीक है। सर्विंग ऑफ नोटिस बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। Small shareholders intending to propose a person as candidate for the post of small shareholders director shall give a notice of their intention at least 14 days before the meeting under their signature। तो एक नोटिस दे देंगे स्मॉल शेयर होल्डर्स जो अपॉइंट करना चाहते हैं। मिनिमम नंबर कितने देंगे नोटिस, आपको बता दिया, अभी पढ़ के हटे हैं। तो वो 14 दिन पहले कम से कम मीटिंग के, ठीक है, साइन करके दे देंगे, नाम, पता, शेयर्स हेल्ड और फोलियो नंबर उस डायरेक्टर का जिसको ये अपॉइंट करना चाहते हैं। अपने अगर अंदर से करना चाहते हैं अपॉइंट, अपने बीच में से, अगर किसी और को बनाना चाहते हैं तो उसके इसमें नेम एड्रेस दे देंगे, शेयर्स हेल्ड और फोलियो नंबर नहीं देंगे। ठीक है। अब आगे आ जाओ। स्टेटमेंट टू बी नेक्स्ट विद द नोटिस, साथ में एक स्टेटमेंट लगा देंगे जिसमें वो बंदा साइन करके देगा जिसको डायरेक्टर बना रहे हैं। वो क्या देगा लिख के, उसके अंदर अपना डिन नंबर ये लिख के देगा कि मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ डायरेक्टर बनने से, और साथ में अपना कंसेंट दे देगा टू एक्ट एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स, स्मॉल शेयर होल्डर्स का जो डायरेक्टर होता है ये एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, क्योंकि ठीक है ना, ये अगर इंडिपेंडेंट होगा तभी तो ये अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिसीजन सही तरीके से ले पाएगा, नहीं तो ये बाकी लोगों के साथ मिल जाएगा तो फिर क्या ये और क्या बाकी सब इकट्ठे ही हो जाएंगे ना फिर तो इसीलिए क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है हमेशा। तो इंडिपेंडेंस का जो क्राइटेरिया 149(6) में हम आगे पढ़ेंगे वो इसको मीट करना पड़ेगा, और ये डिक्लेरेशन देगा कि हाँ भी मैं इंडिपेंडेंट हूँ सेक्शन 149(7) में। ठीक है, मैं उसका क्राइटेरिया मीट करता हूँ। अच्छा, सेक्शन 152 की एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 152 के प्रोविजंस लगेंगे इसकी अपॉइंटमेंट पे, बस फर्क ये है कि इसको रोटेशन द्वारा ये रिटायर नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया ना ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है स्मॉल शेयर होल्डर्स वाला डायरेक्टर। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो रोटेशन वालों में आता ही नहीं है। ठीक है ना। इसका टेन्योर सिर्फ लगातार 3 साल तक हो सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है। और उसके बाद फिर ये रीअपॉइंट नहीं होगा। अच्छा, सेक्शन 164 क्या होता है कि अगर ये 164 में डिस्क्वालीफाई हो गया, किसी डिस्क्वालिफिकेशन में आ गया, फिर ये स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर नहीं अपॉइंट हो सकता। वेकेशन ऑफ ऑफिस, कब खाली कर देगा अपनी डायरेक्टर की कुर्सी स्मॉल शेयर होल्डर, अगर कहता कोई डिस्क्वालिफिकेशंस में आ जाता है सेक्शन 164 में। दूसरा क्या कि अगर इसका डायरेक्टर का जो ऑफिस है वो वेकेंट हो जाता है इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 167, आगे देखेंगे कैजुअल वैकेंसी कब आती है, तो ये छोड़ देगा अपना ऑफिस ना डायरेक्टर का, या फिर डिस्क्वालीफाई हो गया। तीसरा क्या, अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं रहा, अगर ठीक है कोई। अच्छा, आगे पढ़ो। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स कहता, नो पर्सन शैल होल्ड द पोजीशन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर इन मोर देन 2 कंपनीज एट द सेम टाइम। ठीक है। और आपको बताया था कि 2 ही कंपनी में एक समय पे ये स्मॉल शेयर होल्डर्स वाला डायरेक्टर बन सकता है, और दूसरी कंपनी जिसमें बना हुआ है स्मॉल डायरेक्टर वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होनी चाहिए पहली कंपनी के साथ जिसमें वो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर है, और वो ना आपस में दोनों कंपनीज compete कर रही होनी चाहिए आपस में जिनमें ये इंडिपेंडेंट स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर है दोनों कंपनियों में। ठीक है। कूलिंग पीरियड क्या है, कूलिंग पीरियड क्या होता है कि जब ये छोड़ देगा यहां से तो उसके 3 साल तक ये किसी भी कैपेसिटी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता, ना अपॉइंट किया जा सकता है किसी भी पोजीशन पे।
ये हमने पढ़ा था कूलिंग पीरियड होता है, ठीक है, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर के लिए, कि एक बार ये गया तो फिर 3 साल तक ये कुछ नहीं कर पाएगा उस कंपनी के लिए, ना एसोसिएटेड रहेगा उसके साथ, ना अपॉइंट होगा। और हमने इसका टेन्योर भी पढ़ा था क्या, 3 मैक्सिमम ईयर्स तक ही होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने ना फिर ये भी पढ़ा था कि एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है और उसको अपॉइंट कैसे करते हैं एडिशनल डायरेक्टर को। सेक्शन 161(1) कह रहा था कि आर्टिकल्स जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर दे सकते हैं कि वो एडिशनल डायरेक्टर को किसी भी समय पे अपॉइंट कर लें। तो लेकिन अगर किसी को जनरल मीटिंग में कोई बंदे को अपॉइंट करना था एज अ डायरेक्टर, तो उसके फेवर में वोट्स नहीं आए, तो फिर वो आदमी जो है एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि उसको शेयर होल्डर्स ने रिजेक्ट कर दिया ना जनरल मीटिंग में। अच्छा, तो इसका जो कार्यकाल है वो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक होगा, या फिर लास्ट डेट जब वो एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए थी, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बस ये अब आपको पता ही है कि जैसे मान लो 16 सितंबर को मान लो कि मीटिंग की ड्यू डेट है, लेकिन मीटिंग हुई 30 सितंबर को, तो इसका कार्यकाल 16 सितंबर को ही समाप्त हो जाएगा। हालांकि जबकि 30 सितंबर को मीटिंग पोस्टपोन हो गई थी 30 सितंबर की डेट तक, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि इसको याद करने के लिए एक थ्योरी बना ली थी हमने माइंड में कि यार ये एडिशनल है, एडिशनल का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा के लिए हमारे पास इतनी जगह नहीं है, तो इसको जल्दी से निकालो, तो विच एवर इज अर्लियर वाली डेट पे निकाल देते हैं इसको, ठीक है। अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट की मीट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर होती है कि यार वो एडिशनल डायरेक्टर को किसी भी समय ले आ सकते हैं, एओए की में पावर उसको मिलती है ऐसी, ठीक है। 161(1) ये पावर नहीं दे रहा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये पावर दे रहे थे, अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स थी मैनेजमेंट की, इसीलिए, ठीक है। अच्छा, जो एडिशनल डायरेक्टर है उसके पास डिन नंबर होना चाहिए, ठीक है, और वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको जनरल मीटिंग पे फेल हो गया था अपॉइंटमेंट के लिए, तो ये बैकडोर के थ्रू फिर ये एडिशनल डायरेक्टर नहीं ना बन के आ सकता जब शेयर होल्डर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया जनरल मीटिंग में। अच्छा, ये जो होता है एडिशनल डायरेक्टर, ये भी एक रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं होता, तो इसका जो अपॉइंटमेंट एज रेगुलर डायरेक्टर है। अच्छा, एडिशनल डायरेक्टर है ना, ये रिटायर नहीं होता, ठीक है, इसमें से नहीं मतलब जाता बंदा ना, अगर एक बार ये एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे ही आ गया फिर ये रिटायर नहीं होता, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो इसका हमें टर्म ऑफ ऑफिस हमें पता है कि क्या है, ठीक है, ये रिटायर नहीं हो सकता उससे पहले। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अगर इसको रेगुलर डायरेक्टर के तौर पे आना है तो फिर ये एडिशनल डायरेक्टर नहीं ना रहेगा, फिर तो नॉर्मल वाला डायरेक्टर हो गया, रेगुलर डायरेक्टर मतलब नॉर्मल, तो फिर वही 160 के प्रोविजंस लगेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे लेके आता है, वही जो 14 दिन पहले ये लिख के नोटिस देगा कि मैं बनना चाहता हूँ, ठीक है, वही 7 दिन पहले फिर कंपनी वो सबको छपवाएगी नोटिस, ठीक है, या फिर वर्नैकुलर न्यूज़पेपर या लैंग्वेज में देगी, मेल करेगी, वो हम पढ़ चुके हैं सारा, ठीक है, वही प्रोसेस। टर्म इसका पढ़ चुके हैं, इसका कार्यकाल कब तक होता है, अगर लास्ट वही हम अभी पीछे ही पढ़ के हटे हैं तो आगे चलो। अभी ऑल्टरनेट डायरेक्टर सेक्शन 161(2), अब ये नया कॉन्सेप्ट आ गया, अब हमारा आज का टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है बेसिकली। तो पहले 8 मिनट में हमने सारा रिवाइज कर लिया पिछला लेक्चर अपना, ठीक है, रिवाइज करना जरूरी होता है, अगर ऐसे ही आगे भागते जाओ तो पिछला भूलते जाते हैं। अच्छा चलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी के, अगर उनको ये ऐसी अथॉरिटी हो आर्टिकल्स द्वारा, या फिर अगर कंपनी रिजॉल्व करे जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन द्वारा, तो वो किसी बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं, नॉट अ पर्सन होल्डिंग एनी ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर इन द कंपनी, या होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन द सेम कंपनी। अब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहें, अगर उसको आर्टिकल्स ऐसी पावर दे रहे हैं, एओए में अगर लिखा हुआ है, या अगर कंपनी जनरल मीटिंग में ऐसी रेजोल्यूशन पास करती है, तो फिर ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर एक आदमी को अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि जिसको ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप के लिए अपॉइंट कर रहे हैं वो आदमी पहले से ही ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं होना चाहिए उसी कंपनी में, या फिर उसी कंपनी में वो नॉर्मल डायरेक्टर या रेगुलर डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। To act as an alternate director for a director during his absence for a period of not less than 3 months from India। अब कंडीशन क्या है, रेगुलर डायरेक्टर हुआ क्या, रेगुलर डायरेक्टर किसी वजह से इंडिया के बाहर चला गया, किसी भी वजह से हो सकता है, तो अगर नॉट लेस देन 3 मंथ्स का क्या मतलब है कि कम से कम 3 महीने के लिए वो इंडिया से बाहर गया है, और अगर कम से कम 3 महीने के लिए इंडिया से बाहर गया है वो, तो उस आदमी को अपनी जगह पे किसी को वो अपॉइंट करेगा ना, अपॉइंट, लेकिन वो अकेला ही नहीं करेगा ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके करेंगे, क्योंकि उनको एओए ने पावर दी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि वो अपॉइंट कर सकते हैं खुद, या फिर अगर कंपनी रेजोल्यूशन पास करती है जनरल मीटिंग में तो अपॉइंटमेंट होगी, ठीक है, लेकिन कम से कम 3 महीने के लिए अगर वो इंडिया के बाहर जाता है तभी, तो 3 महीने या उससे ज्यादा अगर कोई डायरेक्टर बाहर जाता है तो उसकी जगह पे ऑल्टरनेट डायरेक्टर उसको लेके आ सकते हैं, ऐसे आदमी को जो पहले से ही किसी और डायरेक्टर की जगह ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप नहीं होल्ड कर रहा कंपनी में, फिर वो नॉर्मल डायरेक्टर भी नहीं है, ठीक है।
तो no person shall be appointed as an alternate director for an independent director unless he is qualified to be appointed as an independent director. अच्छा, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाहर चला गया इंडिया के कम से कम 3 महीने के लिए, तो उसकी जगह भी ऑल्टरनेट डायरेक्टर को लाया जा सकता है, लेकिन कंडीशन वही है कि वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए जिसको उसकी जगह ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ऑल्टरनेट डायरेक्टर का जो कार्यकाल क्या होगा, समाप्त इसका कार्यकाल तभी हो जाएगा जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर का कार्यकाल था जिसकी जगह इसको लेके आए हैं, ठीक है ना। एंड शैल वेकेट द ऑफिस इफ एंड व्हेन द ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न्स टू इंडिया। अब होगा क्या यार, देखो ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो होता है ना, उसको लेकर तो ओरिजिनल डायरेक्टर की जगह ही आए थे ना, तो ओरिजिनल डायरेक्टर का जितना कार्यकाल है बस उतनी देर तक ये रह सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ओरिजिनल डायरेक्टर अपना टेन्योर समाप्त होने से पहले ही वापस आ गया इंडिया से, तो बस ठीक है, उसी वक्त ये खाली कर देगा अपनी कुर्सी, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल डायरेक्टर ही बैठेगा ना। इन टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ द ओरिजिनल, इफ द टर्म ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर is determined before he so returns to India, any provision for the automatic reappointment of the retiring director in default of another appointment shall apply to the original director and not to the alternate director. हुआ क्या, ओरिजिनल डायरेक्टर का कार्यकाल ना अगर मान लो इंडिया के वापस आने से पहले समाप्त हो गया, तो ऑटोमेटिक डीम्ड रीअपॉइंटमेंट जो हम पढ़ते थे सेक्शन 152 सब सेक्शन 6 में हमने पढ़ा था ना, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट, कि अगर वो जैसे मीटिंग पोस्टपोन हो जाती थी, एनुअल जनरल मीटिंग पे रिटायरिंग डायरेक्टर गया और कंपनी ने एक्सप्रेसली प्रोवाइड नहीं किया, एक्सप्रेसली ये बोला नहीं कि हाँ भी इसकी जगह हम किसी और को नहीं लेके आ रहे, और फिर वो मीटिंग पोस्टपोन हो जाती थी अगले हफ्ते पे, सेम टाइम सेम डेट सेम प्लेस पे, और अगर उस दिन भी वो उसकी जगह पे किसी को अपॉइंट नहीं करते और एक्सप्रेसली ये भी नहीं बोल रहे कि हाँ इसकी जगह किसी को नहीं लेके आना, तो 152(6) में वो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट माना जाता था कि हाँ भी ये वापस वही बंदा आ गया कुर्सी पे। लेकिन इस केस में क्या है कि अगर जो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट की जो प्रोविजंस है वो ओरिजिनल डायरेक्टर पे लगेंगी, ना कि इसकी जगह जिसको ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप के लिए बिठाया। अब ये इंडिया के बाहर गया है तो इसकी जगह पीछे ऑल्टरनेट डायरेक्टर बिठा दिया इसकी एब्सेंस में, क्योंकि ये 3 महीने से ज्यादा इंडिया के बाहर रहे, ठीक है। अब हुआ क्या कि पहले ही इसका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो अब अगर मान लो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट होगी, अगर मान लो 152(6) सेक्शन लगेगा, तो ओरिजिनल डायरेक्टर को ही लगेगा, ठीक है ना कि ऑल्टरनेट को रीअपॉइंट मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेट तो यार बस एक डमी है ना उसकी जगह, ठीक है ना। द पावर टू अपॉइंट एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर किसके पास है, पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही है, लेकिन ये पावर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देंगे या फिर एक जनरल मीटिंग में एक रिजॉल्व किया जाएगा कि हाँ भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये पावर दी जाए कि हाँ ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर लें वो, ठीक है। ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो है वो रेगुलर डायरेक्टर की जगह पे अपॉइंट किया जा रहा है जो इंडिया के बाहर गए, तो वही मिनिमम 3 महीने के लिए तो यार वो बाहर जाएगा कम से कम या ज़्यादा, ठीक है। अगर अगर उसका जो एब्सेंस 3 महीने से कम है, 2 महीने में अगर जाके आ गया, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ऑल्टरनेट डायरेक्टर को नहीं लेके आ सकते, ठीक है। सच प्रपोज्ड ऑल्टरनेट डायरेक्टर शुड पोजेस डिन, तो कोई भी ऑल्टरनेट डायरेक्टर चाहे एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब ऑल्टरनेट इंडिपेंडेंट नहीं, मतलब ऑल्टरनेट डायरेक्टर है तो एक डायरेक्टर ही है ना, तो उसको डिन नंबर तो उसके पास होना ही चाहिए, जो कि हर एक डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट से पहले चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो है जिसको हम अपॉइंट कर रहे हैं, हम ही ऊपर एक कंडीशन पढ़ के हटे थे कि यार इसको ना ये किसी और डायरेक्टर के लिए पहले ही ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं होना चाहिए कंपनी में, ठीक है ना। अगर ये किसी और डायरेक्टर के बिहाफ पे ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है, तो उसके अलावा एक दूसरे डायरेक्टर के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप ये होल्ड नहीं कर सकता कंपनी में, ठीक है। तो एक ही डायरेक्टर के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है कंपनी का, और दूसरा कि ये उसी कंपनी में डायरेक्टर भी नहीं होना चाहिए रेगुलर डायरेक्टर। तो कहने का मतलब है कि एक ही वक्त पे जो अल्टरनेट डायरेक्टर है सेम कंपनी की डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर सकता, अपनी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप के अलावा दूसरी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप नहीं होनी चाहिए और रेगुलर डायरेक्टरशिप भी नहीं होनी चाहिए, मतलब एक वक्त पे एक ही बंदे का ये अल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है बस, ठीक है ना, उसके अलावा ये कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है दूसरा, ना ये किसी और का अल्टरनेट डायरेक्टर हो सकता है। However, for considering maximum number of directorships of a person under section 165, अगर अच्छा एक आदमी कितने कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है, वो सेक्शन 165 ही बताता है कि एक आदमी जो है सेक्शन 165 बताता है कि कितनी कंपनियों में ये डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है, तो ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप भी इसमें काउंट की जाएगी, ठीक है। तो एक फ्रेश ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप एक आदमी को तभी
टेकअप करनी चाहिए अगर इसका जो रेगुलर और ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप्स का जो इसका टोटल नंबर है वो मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता सेक्शन 165 में जितनी लिमिट दी हुई है कि हाँ भी इतनी कंपनियों का ये डायरेक्टर बन सकता है, तो उतनी ही कंपनियों का फिर ये डायरेक्टर रहेगा ना, उसमें ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप भी इसकी गिनी जाएगी, ठीक है। तो उससे ज़्यादा कंपनियों में तो वो बन नहीं ना सकता डायरेक्टर, तो उसका ध्यान रखना है, तभी ऑल्टरनेट डायरेक्टर अप्लाई करनी है अगर वो मैक्सिमम नंबर एक्सीड नहीं हो रहा। अच्छा, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, तो यार ये तो हम पहले भी जानते हैं कि इसके पास बिन नंबर होना चाहिए, है ना। फिर ये डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, फिर वो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स जितनी ये होल्ड कर सकता है उससे ज़्यादा ना कहीं एक्सीड कर रहा हो इस ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप को अप्लाई करने समय, है ना। तो ये ध्यान रखना ही है। और इंडिपेंडेंट वाला क्या था इसमें कॉन्सेप्ट कि अगर किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर मान लो इंडिया के बाहर चला जाता है 3 महीने या उससे ज़्यादा के लिए, तो उसकी जगह जो लेकर आएंगे ऑल्टरनेट डायरेक्टर वो भी इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया मीट करेगा, तभी उसको बना सकते हैं ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह। चलो एग्जाम्पल पढ़ो, देवेंद्र कुमार को अपॉइंट कर दिया ऑल्टरनेट डायरेक्टर गौरव जैन की जगह, ठीक है, इस कंपनी में। अब कंपनी देवेंद्र कुमार को ऑल्टरनेट डायरेक्टर बनाना चाहती है एक और डायरेक्टर की जगह, अनदर ओरिजिनल डायरेक्टर ऑफ द सेम कंपनी, तो ऐसा नहीं कर सकते, हम पढ़ के हटे हैं ना, एक ही डायरेक्टर की जगह ऑल्टरनेट डायरेक्टर ये बन सकता है, ठीक है। और अगर एक बार ऑल्टरनेट डायरेक्टर एक कंपनी में बन गया तो उसी कंपनी की रेगुलर डायरेक्टरशिप साथ में होल्ड नहीं कर सकता, ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ओरिजिनल डायरेक्टर अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, अगर 3 महीने से या उससे ज़्यादा अगर ये बाहर चला गया ये, ठीक है, तो इसकी जगह जिसको लेके आ रहे हैं वो भी ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो है वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, तो उसका भी इंडिपेंडेंस का जो स्टेटस है वो सारी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए जो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए होती हैं, ठीक है। अच्छा, एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो है he is not exempted from furnishing his consent to act as a director, a would be alternate director, would be alternate director क्या, a person who is about to become the alternate director, या जिसको alternate director अपॉइंट करना चाहते हैं या बनाने वाले हैं, यार वो आदमी मतलब अपना कंसेंट तो देगा ना टू एक्ट एज ए डायरेक्टर, कंसेंट वो DIR 2 में देगा, हम पढ़ चुके हैं ना ऊपर कि जब भी एक डायरेक्टर बनाना होता है किसी आदमी को, पढ़ा था ना कि उसके पास पहले वो डिन नंबर होगा, डिन नंबर फिर वो जनरल मीटिंग में अपना बताएगा सबको, फिर वो उसमें ये भी बताता था कि मैं नॉट डिस्क्वालीफाइड हूँ टू एक्ट एज ए डायरेक्टर, फिर मैं DIR 2 में अपना क्या लिख कर देता था कि मैं अपना कंसेंट देता हूँ, हाँ मैं बनना चाहता हूँ, फिर उसका DIR 12 में उसकी कंपनी उसको DIR 12 में ROC के पास उसका कंसेंट फाइल कर देती थी विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, और साथ में सिक्योरिटी क्लियरेंस लगा देती थी अगर ये उस कंट्री का नेशनल है जिसके साथ हमारी कंट्री लैंड बॉर्डर शेयर करती है, तो सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम किससे लेते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से। चलो आगे, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द ऑल्टरनेट डायरेक्टर, टर्म देखो, अब ये टर्म क्या होता है, कार्यकाल, ये भी ऊपर पढ़ चुके हैं, तो यार ये ना सब रिपीट ही चल रहा है, तो इसको ना इसके ऊपर समय नहीं व्यर्थ करते, इसको फटाफट आगे खींचते हैं इसको ना। अच्छा, मैं ना आपको एक बात बता दूं, बहुत से टीचर्स मैंने देखा है कि जल्दबाजी में पढ़ा देते हैं, 3 घंटे का पूरा लेक्चर, उसमें पूरा ये अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ दिया। यार वो ना बहुत जल्दी में पढ़ाते हैं, बहुत जल्दी में, मतलब ना शॉर्ट करके, मतलब ठीक है MCQs के लिए अच्छा है, ठीक है, मतलब कई लोग सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि हाँ भी यार हमने बस पेपर में ही पास होना है, ठीक है, इस समय सिर्फ पेपर में पास होना ही ज़रूरी है, बट स्टिल यार मुझे लगता है कि ना मतलब पेपर में पास होने के साथ में इसको थोड़ा सा समझ के कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी ज़रूरी है ना, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको प्रॉपरली ही पढ़ रहे हैं, मतलब नहीं तो खींचने को हम भी इसको खींच रहे हैं यार, मतलब एक एक बार पढ़ के, और वैसे मैं भी क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो इसलिए मेरे को भी रिपीट करना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता किसी को कि यार मैं ही, मतलब मैं तो खुद ही स्टूडेंट हूँ, तुम्हारी इच्छा है कि ठीक है, अगर आपको ठीक लग रहा है ये सब तो आप देखो इसको, नहीं तो यू आर एट योर डिस्पोजल, तुम्हारी इच्छा। चलो आगे पढ़ते हैं, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द ऑल्टरनेट डायरेक्टर, term of office of an alternate director coincides with the permissible term applicable to the original director in whose place he has been appointed। अच्छा, ऑल्टरनेट डायरेक्टर का परमिसिबल टर्म उतना ही है जहां तक कि ओरिजिनल डायरेक्टर का था, उससे ज़्यादा तो हो नहीं ना सकता, ठीक है। अच्छा, ओरिजिनल डायरेक्टर का जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है ना तो बस डेथ भी उसमें आ जाती है, जब मर गया ओरिजिनल डायरेक्टर तो बस ऑल्टरनेट डायरेक्टर खाली कर देगा अपनी कुर्सी,
ठीक है, क्योंकि उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। या फिर अगर उसका ओरिजिनल डायरेक्टर का कार्यकाल वैसे समाप्त हो गया तो बस ये गया, उसके बाद ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी गया। ठीक है, उसी समय फर्दर द अल्टरनेट डायरेक्टर शेल वेकेट द ऑफिस इमीडिएटली ऑन द रिटर्न ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर टू इंडिया। अरे उसके एब्सेंस में बना था ना, तो उसके आने पे थोड़ी ना रहेगा डायरेक्टर, तो जैसे ही वो इंडिया से वापस आया ओरिजिनल डायरेक्टर तो अपनी कुर्सी खाली करेगा, अपना ऑफिस वेकेट कर देगा ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ठीक है। अच्छा, ओरिजिनल डायरेक्टर का टर्म अगर एक्सपायर हो गया जब वो इंडिया के बाहर ही है तो उस केस में भी क्या होगा कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर का कार्यकाल साथ के साथ समाप्त हो जाएगा, और जो 152(7) के डीम्ड रीअपॉइंटमेंट के प्रोविजंस हैं वो ओरिजिनल डायरेक्टर पे लगेंगे, क्योंकि यही रीअपॉइंट ओरिजिनल डायरेक्टर होएगा ना। ऑल्टरनेट डायरेक्टर तो इसकी जगह पे जस्ट अभी बिठा दिया, लेकिन अगर ओरिजिनल डायरेक्टर का कार्यकाल समाप्त हो गया तो 152(7) का जो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट माना जाता था तो उसी का ही माना जाएगा ना, क्योंकि ओरिजिनली तो वही ऑल्टरनेट तो एक जस्ट इसकी एब्सेंस में बनाया। ठीक है ना, तो हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर बाय द ओरिजिनल डायरेक्टर। ओरिजिनल डायरेक्टर यार जो बाहर गया इंडिया के, वो अपने आप नहीं उठा के किसी को भी ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना देगा अपनी जगह पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बनाएंगे ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये अथॉरिटी आर्टिकल्स दे रहा है या फिर जनरल रेजोल्यूशन में ये अथॉरिटी शेयर होल्डर्स दे रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि हाँ अभी अगर कोई डायरेक्टर जो है 3 महीने या उससे ज़्यादा इंडिया के बाहर जा रहा है तो उसकी जगह पे आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर ले आओ। ठीक है, आर्टिकल्स दे रहे हैं ये परमिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, या फिर जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स ऐसा रिजॉल्व करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में पावर दे रहे हैं। तो अकेला ही जो ओरिजिनल डायरेक्टर जो इंडिया के बाहर गया 3 महीने उससे ज्यादा, वो अपॉइंट नहीं कर सकता अपनी जगह ऑल्टरनेट डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल 11 में मिस्टर क्यू एक डायरेक्टर है PQR लिमिटेड का, प्रोसीडिंग ऑन अ लॉन्ग फॉरेन टूर, period of duration outside India exceeded 3 months, appointed Mr. Y as an alternate director to act for him during his absence. Answer is no. The articles of company provide for appointment of alternate directors. Mr. Q कहता कि यार मैं खुद ही कर सकता हूँ, तो यार आर्टिकल्स तो पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे रहे हैं ना, अकेले ही मिस्टर क्यू को थोड़ी ना दे रहे हैं। ठीक है ना, तो एज पर सेक्शन 161(2) बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी if so authorized by its articles or by resolution passed by company in general meeting shall appoint a person not being a person holding any alternate directorship or other directorship in the company or holding directorship in the same company to act as alternate director for a director during his absence for a period of not less than 3 months from India। तो ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, फ्रॉम द अबव प्रोविजन इट इज क्लियर दैट द अथॉरिटी टू अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दी गई है, और वो भी आर्टिकल्स या तो पावर दे रहे हैं या फिर रेजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर दी जा रही है एक ऐसे आदमी को अल्टरनेट डायरेक्टर बनाने के लिए जो दूसरे डायरेक्टर के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं है या और कोई डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं करता कंपनी में। तो क्यू जो है, मिस्टर क्यू अकेला जो है अपने अपने आप नहीं अपॉइंट कर सकता अल्टरनेट डायरेक्टर को अपनी जगह जब वो बाहर जा रहे हैं इंडिया के, तो मिस्टर वाई की अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है क्योंकि वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करना था ना मिलके। चलो ये हमारा कंक्लूड हो गया ऑल्टरनेट डायरेक्टर। तो अब हमने एडिशनल डायरेक्टर भी पढ़ लिया, ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी पढ़ लिया। अब हम करते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। 1-2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर करते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। चलो फर्दर पढ़ रहे हैं नॉमिनी डायरेक्टर सेक्शन 161(3).
नॉमिनी डायरेक्टर के बारे में ना हमने कुछ पढ़ा था स्टार्टिंग में, जब पहला लेक्चर हमने किया था ना अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स का, तो उसमें एक चीज पढ़ा था कि एनी बॉडी सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, या ऐसे समझ लो कोई मतलब कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सरकारी या कोई पार्लियामेंट ने कोई बॉडी सेटअप की है, ठीक है, तो अगर उन्होंने कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है किसी कंपनी को, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या वो पार्लियामेंट्री बॉडी वो कहती है कि यार क्योंकि हमने इतना पैसा तुम्हें उधार दिया है, लोन दिया है तुम्हें, उस कंपनी को कहती है, तो यार हम एक अपना लोन अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक अपना डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे आपके बोर्ड पे, तो उसको नॉमिनी डायरेक्टर बोल देते हैं, ठीक है, हमने ये पढ़ा था। तो अब आगे पढ़ते हैं। नहीं तो फिर अगर उनका नॉमिनी डायरेक्टर नहीं होगा तो फिर उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कोई होगा नहीं ना। गवर्नमेंट कंपनी किसी को लोन दे रही है या कोई इंस्टीट्यूशन या कोई मतलब पार्लियामेंट्री बॉडी कोई लोन दे रही है ऐसी कंपनी को जिसमें उनका कोई बंदा ही नहीं है उनका ध्यान रखने के लिए उनके लोन का, तो फिर वो हो सकता है ना पैसे लेकर भाग ना जाए, तो इसीलिए ये नॉमिनी डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट दिया गया सेक्शन 161(3) में। ठीक है, पढ़ते हैं इसको अब आगे। सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी, वही आर्टिकल्स अगर ऐसा लिखेंगे तो कहता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे एक आदमी को डायरेक्टर, nominated by any institution in pursuance of the provisions of any law for the time being in force or any agreement or by the central or state government by virtue of its shareholding in a government company. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना उनको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पावर देगा कि यार तुम एक डायरेक्टर अपॉइंट कर लो, ठीक है, नॉमिनेटेड बाय एनी इंस्टीट्यूशन इन परसुएंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ or any agreement by with central government or state government by virtue of its shareholding in a government company. अब क्या हुआ कि या तो गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ही पैसे लगे हुए हैं ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर एक सरकारी कंपनी को ही अगर एक लोन दे देती है तो फिर उसके अंदर अपना एक डायरेक्टर अपॉइंट करने की भी एक पावर होती है उनके पास। तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है अगर आर्टिकल्स उनको ऐसा कहेगा तो गवर्नमेंट अब क्योंकि शेयर होल्डर है गवर्नमेंट के कहने पे नॉमिनेट करने पे एक बंदे को डायरेक्टर अपॉइंट कर देगा बोर्ड जिसको उन्होंने नॉमिनेट किया हुआ है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर किसी इंस्टीट्यूशन ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जिसने इनको पैसा दिया इनकी कंपनी को। सिंपली स्टेटेड एक नॉमिनी डायरेक्टर जो होता है ये दूसरे डायरेक्टर्स की तरह नहीं होता। He represents the body which makes his nomination for appointment as a director in the company. ठीक है, तो जो नॉमिनी डायरेक्टर होता है ये बाकी डायरेक्टर्स की तरह नहीं होता। He represents the body which makes his nomination for appointment as director in the company. तो ये तो उन्हीं का ही हिस्सा है ना जो इसको नॉमिनेट कर रहे हैं, बेसिकली ये उन्हीं में से ही है ना, क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपना लोन जो दिए वो चाहते हैं कि यार इनका लोन कहीं मर ना जाए इनके पैसे, तो ये उन्हीं में से ही एक है ना। तो फिर ये जो कंपनी लोन दे रही है, जो इंस्टीट्यूशन लोन दे रही है या जो सरकार जो लोन दे रही है, तो ये उन्हीं में से ही है, तो ये उन्हीं को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, नॉमिनी डायरेक्टर है जो। तो जब भी एक कंपनी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी उसको किसी इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से, तो वो इंस्टीट्यूशन या वो बैंक या वो गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट कंपनी में वो किसी को नॉमिनेट कर रही है तो वो नॉमिनेट करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को ताकि उसके लोन को, अपने इंटरेस्ट को वो बचा सके टिल द लोन अमाउंट इज कम्प्लीटली रीपेड। नॉमिनी डायरेक्टर is expected to ensure that terms of loan agreements are religiously complied with all the time by the company concerned which has been granted financial assistance. अब नॉमिनी डायरेक्टर को हर समय ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि यार वो सुनिश्चित करे इस बात को कि जो लोन एग्रीमेंट के टर्म्स है वो हर समय कंपनी फुलफिल करे जिसको लोन दिया गया है, जिसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई है, किसके द्वारा दी गई है, वही गवर्नमेंट ने दी होगी या तो अब गवर्नमेंट कंपनी को, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने किसी कंपनी को दी होगी या किसी बैंक ने किसी कंपनी को दी होगी, तो वो बैंक, वो गवर्नमेंट
जिसने लोन दिया है या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने लोन दिया है वो उस कंपनी के अंदर अपना बंदा नॉमिनेट कर देंगे एज अ डायरेक्टर, और फिर उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसी बंदे को अपॉइंट कर देंगे जिसको नॉमिनेट किया है लोन देने वालों ने, ठीक है। और ऐसी पावर उनको आर्टिकल्स देते हैं, ठीक है। क्यों नॉमिनेट कर रहे हैं? ताकि वो अपने बंदे को इसलिए डाल रहे हैं ना ताकि यार वो इंटरेस्ट इनका प्रोटेक्ट करे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स इज empowered टू अपॉइंट अ नॉमिनी डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स कैन नॉट इंटरफेयर विद सच अपॉइंटमेंट। नॉमिनी डायरेक्टर का जहां तक सवाल है कि यार नॉमिनी डायरेक्टर तो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा ना उस इंस्टीट्यूशन का या उस गवर्नमेंट का या उस बैंक का जिसने पैसा दिए कंपनी को, तो उसमें शेयर होल्डर्स की भी वो नहीं चलेगी इंटरफेरेंस बिल्कुल भी। तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास शेयर्स होते हैं तो वो अपना एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं अपने बंदे को कि यार ये नॉमिनी डायरेक्टर है, और बोर्ड को करना पड़ेगा उसको नॉमिनेट विदाउट एनी हिंड्रेंस ऑन इट्स पार्ट, और उसमें शेयर होल्डर्स कोई अपनी नहीं चला सकते, ठीक है, इंटरफेरेंस नहीं कर सकते उसमें। तो ये तो हो गया नॉमिनी डायरेक्टर। तो नॉमिनी डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट काफी आई थिंक इजी था, इसमें कुछ है नहीं ऐसा 161(3) में। चलो आगे चलते हैं, कैजुअल वैकेंसी पे आते हैं, सेक्शन 161(4). अगर कोई डायरेक्टर जिसको कंपनी ने जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया था, अगर उसका ऑफिस वेकेट हो जाता है उसके टर्म एक्सपायर होने से पहले नॉर्मल कोर्स में, तो जो कैजुअल वैकेंसी होगी इसकी जगह पे, इन डिफॉल्ट ऑफ एंड सब्जेक्ट टू एनी रेगुलेशन इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, जैसा आर्टिकल्स में लिखा होगा, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको भर सकते हैं बोर्ड मीटिंग में, और जिसको नेक्स्ट जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा मेंबर्स द्वारा। कैजुअल वैकेंसी क्या होती है? अब वैकेंसी समझ लो ना, कैजुअल वैकेंसी क्या, भी वैकेंसी भी किसी तरीके से क्या हुआ कि उसका कुर्सी वेकेट कर गया डायरेक्टर, चाहे वो मर गया अपने टर्म एक्सपायर होने से पहले, कार्यकाल नहीं उसका समाप्त हुआ, उसका टर्म तो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक था ना एक डायरेक्टर का, लेकिन उससे पहले ही अपनी कुर्सी खाली कर गया, चाहे मान लो कि उसकी डेथ हो गई या कुछ भी हो गया, कोई डिस्क्वालिफिकेशन इनकर कर दी या मतलब कुछ ऐसा कर दिया कि जिसकी वजह से उसको जाना पड़ गया, ठीक है ना। तो उस केस में क्या हो गया कि कुर्सी जो खाली हुई है, अगर तो आर्टिकल्स में कुछ लिखा हुआ है तो वो कुर्सी कैजुअल वैकेंसी वैसे भरी जाएगी, नहीं तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग करके उसकी जगह किसी को ला देंगे। क्योंकि क्यों लेके आएंगे? क्योंकि यार वो अभी अपना कार्यकाल भी नहीं ना उसका समाप्त हुआ, उसका टेन्योर तो उससे पहले ही वो चला गया, तो उसकी जगह आप किसी को ले आएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अगर आर्टिकल्स में कुछ लिखे तो वैसे भरी जाएगी वैकेंसी, नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग पर उसको बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करके किसी को ले आएंगे, और फिर अगली ही नेक्स्ट जो जनरल मीटिंग होगी, एनुअल नहीं, नेक्स्ट जो जनरल मीटिंग होगी, इस अपॉइंटमेंट को वो मेंबर्स आगे अप्रूव करेंगे। एनी पर्सन who is so appointed shall hold office only up to the date of which the director in whose place he is appointed would have held office if he had not vacated his office। तो वही बात है ना, ये तो मतलब जितनी देर के लिए ये बंदा था ओरिजिनल वाला डायरेक्टर जिसका ऑफिस खाली हुआ है, नया वाला डायरेक्टर जो इसकी जगह पे आया है, ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं है, ये कैजुअल वैकेंसी से आया है ये, क्योंकि पिछला डायरेक्टर जो है ये मतलब बाहर नहीं गया, इंडिया के बाहर अगर चला जाता तो अल्टरनेट डायरेक्टर आता, लेकिन ये वाला डायरेक्टर जो है अपनी कुर्सी ही खाली कर गया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक बंदा ले आया इसकी जगह पे और उसको अपॉइंट कर दिया, जिसको शेयर होल्डर्स ने जनरल मीटिंग में भी अप्रूव कर दिया, लेकिन इसका कार्यकाल उतना ही होगा जितना ओरिजिनल डायरेक्टर का होता, हैड हिज ऑफिस नॉट बीन वेकेटेड, अगर ये अपना ऑफिस खाली नहीं करता तो। अब प्रोविजंस को ऐसे डिस्कस किया गया है, तो अब ये पूरी कहानी लिखी हुई है यहाँ पे, पढ़ लेते हैं फिर। कैजुअल का क्या मीनिंग होता है कि एकदम से ही ऐसा कुछ हो गया, which happened by chance or unexpectedly or unforeseen but not by efflux of time। efflux of time क्या होता है कि मतलब टाइम जैसे जैसे पास हुआ, अभी वक्त बीतने के साथ में कुछ घटा, लेकिन कैजुअल का क्या मतलब है कि अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो गया बाय चांस। कैजुअल वैकेंसी तब आती है जब कोई डायरेक्टर जनरल मीटिंग में जिसको अपॉइंट किया गया था
उसका ऑफिस जब उसकी कुर्सी खाली हो जाती है, वेकेट कर जाता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म इन द नॉर्मल कोर्स, तो ये वैकेंसी रिटायर तो हुआ नहीं, वो रिटायरमेंट से तो नहीं ना क्रिएट हुई है वैकेंसी, तो रिटायरमेंट से क्रिएट नहीं हुई, तो ये इसलिए इसको बोल देते हैं कैजुअल वैकेंसी। अनएक्सपेक्टेडली चला गया अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले वो डायरेक्टर जिसको जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया गया था, तो ये वैकेंसी क्रिएट हुई है कुछ और फैक्टर्स की वजह से जो कि रिटायरमेंट से लिंक्ड नहीं है। जैसे क्या हो गया कि वो मर गया ओरिजिनल डायरेक्टर, तो उसकी जगह किसी को लेके आएंगे तो उसको कैजुअल वैकेंसी कह दिया कि मर गया वो। कोई डिस्क्वालीफाई हो गया वो अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले, तब कैजुअल वैकेंसी हो गई। या अगर रिजाइन कर गया, खुद ही रिजाइन दे गया ना, टेंडरिंग ऑफ रेजिग्नेशन और रिमूवल, या फिर उसको हटा दिया गया, तो कैजुअल वैकेंसी कब कब होती है, या तो जब मर जाए डायरेक्टर अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले, ठीक है, या फिर डिस्क्वालीफाई हो जाए, या फिर रिजाइन कर गया अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले। सब में ये चीज है कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले, टर्म्स खत्म होने से पहले, तब बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। या कैजुअल, या फिर उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसको निकाल दिया, तो फर्दर इन दिस केस द रिमूवल मींस उसको निकाल दिया पहले ही, अभी उसका टेन्योर समाप्त नहीं हुआ, तो फर्दर इन दिस केस द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर बिकॉज ऑफ विच द कैजुअल वैकेंसी इज क्रिएटेड डज नॉट गेट एक्सपायर्ड इन द नॉर्मल कोर्स। नॉर्मल कोर्स में तो मतलब एक्सपायर नहीं ना होता इसका कार्यकाल। अब कोई कैजुअल वैकेंसी उन 4 रीजंस की वजह से आई है, ठीक है ना, इसको जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया गया था नॉर्मल तरीके से, तो अब हुआ क्या, डिस्क्वालीफाई हो गया, इसकी डेथ हो गई या रिजाइन कर गया या इसको निकाल दिया, तो उस वजह से इसका अभी टर्म पूरा नहीं हुआ था, उससे पहले ही चला गया, तो इसको कैजुअल वैकेंसी बोल देते हैं, ठीक है। A vacancy which was created due to the fact that the elected director declined to assume the office after his appointment at general meeting cannot be said to result in a casual vacancy। अब इसको जनरल मीटिंग में ना अपॉइंट कर दिया इसको एज अ डायरेक्टर, ठीक है, इस आदमी को, लेकिन बाद में इसने ऑफिस आने से मना कर दिया। ही डिक्लाइंड टू एज्यूम द ऑफिस, डिक्लाइंड मींस कि अब अपॉइंट हो गया जनरल मीटिंग में, उसके बाद कहता कि नहीं मेरे को नहीं आना, तो ये कैजुअल वैकेंसी थोड़ी ना हुई। जब कोई ऑफिस उसने एज्यूम ही नहीं किया तो उसको वेकेट कैसे कर सकता है, तो उस केस में कोई कैजुअल वैकेंसी नहीं मानी जाएगी। जब कुर्सी पे आके बैठा ही नहीं, डायरेक्टरशिप एज्यूम ही नहीं की, तो खाली, तो फिर वेकेंट तो तब होता है ना जब पहले एज्यूम करता है डायरेक्टरशिप। ठीक है, इस पे इतना ही करेंगे, तुम समझ चुके हो, मैं भी समझ चुका हूँ, आगे चलते हैं, इस पे टाइम नहीं वेस्ट करते। यार अगर आपको लगे ना कि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं, तो आपके हाथ में ही है, वीडियो को स्किप कर दिया करो या तेज़ करके देख लिया करो। होता है ना यूट्यूब वीडियो में तो स्पीड भी तेज़ कर सकते हो आप वीडियो की, ठीक है, पर टेंशन मत लो यार, मैं मैं बेसिकली अपने लिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है, हम सब ने अपने लिए ही पढ़ना है। Section 161(4) does not require that articles should expressly empower the board of directors for filling a casual vacancy। अच्छा, सेक्शन 161(4) है ना वो जो, अब ये नहीं कहता कि आर्टिकल्स में हमेशा ऐसा लिखा हो, मतलब आर्टिकल्स में ऐसा लिखा ही लिखा हो, ऐसा सेक्शन 161(4) नहीं कहता कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लिख के हमेशा ही आर्टिकल्स ये पावर दे कि वो कैजुअल वैकेंसी फिल करे। अब कैजुअल वैकेंसी जब भी होगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करके फिलअप कर देंगे। आर्टिकल्स को ऐसे पावर देने की जरूरत नहीं है हर बारी, मतलब ये एक्सप्रेस पावर नहीं है आर्टिकल्स में। सेक्शन 161(4) कहता है कि बस आर्टिकल्स ने पावर दी हुई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, चाहे उसमें लिखे चाहे नहीं। ऐसा सेक्शन 161(4) इंटरप्रेट कर, मतलब उसको ऐसे इंटरप्रेट करो कि अगर नहीं भी आर्टिकल्स में लिखा हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि वो भर सकते हैं कैजुअल वैकेंसी को, तब भी ऐसे मानो कि भी हाँ भी आर्टिकल्स भी दे रहे हैं वो पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। मतलब अगर आर्टिकल्स को एक्सप्रेसली ऐसा लिखना कोई जरूरी नहीं है कि हाँ कैजुअल वैकेंसी को भरने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एम्पावर कर रहे हैं हम। अगर नहीं भी आर्टिकल्स में लिखा होगा तब भी क्या माना जाएगा, सेक्शन 161(4) कहता है कि आर्टिकल्स में ऐसा लिखा होना जरूरी नहीं है,
तब भी यही मानो कि आर्टिकल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि वो कैजुअल वैकेंसी भर सकते हैं। तो वो बोर्ड रेजोल्यूशन द्वारा पास करके, रेजोल्यूशन बोर्ड में मीटिंग करके, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके वो भर देंगे, ठीक है, वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी। और वैकेंसी को सब्सिक्वेंटली अप्रूव किया जाएगा मेंबर्स द्वारा, शेयर होल्डर्स द्वारा इन द इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग। अच्छा, जहां पर अगर आर्टिकल्स का कुछ, आर्टिकल्स में कुछ स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि कैजुअल वैकेंसी को किस तरीके से भरना है, वही है ना, वो तो हमें पता ही यार, अगर आर्टिकल्स में कुछ स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट में कुछ स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, तो फिर बोर्ड वही करेगा, ठीक है, जो उन्होंने जो लिखा हुआ है उसमें। बट द सब्सिक्वेंट अप्रूवल ऑफ सच फिलिंग ऑफ वैकेंसी बाय द मेंबर्स इन द इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग इज अ मस्ट। हाँ, आर्टिकल्स में अगर कुछ स्पेसिफिक तरीका लिखा हुआ है कैजुअल वैकेंसी को भरने का, तो वो तरीका तो आर्टिकल्स बताएंगे, अगर कोई और तरीका है बोर्ड रेजोल्यूशन के अलावा, लेकिन फर्दर उनका नेक्स्ट जनरल मीटिंग में मेंबर्स को अप्रूव करना जरूरी है। क्योंकि यार ये कैजुअल वैकेंसी वाला ये जो आदमी है ना, अब ये कैजुअल वैकेंसी के केस में अब जो डायरेक्टर आया है ना, तो ये एडिशनल डायरेक्टर है ना, ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर है। अब ये कोई मतलब ओरिजिनल डायरेक्टर की जगह ये कोई उतने उतने समय के लिए नहीं आया कि जितना उसका कार्यकाल था, बस मैं मतलब ये आया है मतलब, लेकिन इसके कार्यकाल के बारे में हमने पढ़ा था ना ऊपर कि इसका जो कार्यकाल है कि इसका बस उतनी देर के लिए ही होगा जब पहले वाले का जो वो है वो था, जो इसके पिछले वाला था। लेकिन ना इसमें मतलब कैजुअल वैकेंसी वाले केस में क्या है ना कि अब वो डायरेक्टर चला गया, तो नेक्स्ट वाला जो आएगा तो इसमें शेयर होल्डर्स उसकी अपॉइंटमेंट को अप्रूव करेंगे, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू उसको अपॉइंट करें, या अगर आर्टिकल्स में कोई सेपरेट तरीका लिखा हुआ है कि हाँ भी इसको इस तरीके से अपॉइंट करना है, तब भी इसकी अपॉइंटमेंट को, कैजुअल वैकेंसी वाले डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट को तब भी जो है जनरल मीटिंग में ये लोग अप्रूव करेंगे इसकी अपॉइंटमेंट को। एक सेकेंड, तो ये मस्ट है कि हाँ भी जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स इसकी अपॉइंटमेंट को मतलब अप्रूव करें, सब्सिक्वेंटली अप्रूव करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो as we have noticed, the casual vacancy arises when any director appointed in general meeting vacates his office before the expiry of his term। अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले अगर कोई चला गया, कैसे गया, रिटायर हो गया, मतलब रिटायर नहीं, सॉरी, रिजाइन कर गया, रिजाइन कर गया, ठीक है, या उसका रिमूवल निकाल दिया उसको, या डिस्क्वालीफाई हो गया, या डेथ हो गई उसकी, तो और इसके कार्यकाल से पहले हुआ, ये समाप्त होने से पहले, टेन्योर खत्म होने से पहले, तो कैजुअल वैकेंसी आ गई। तो अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर हु विकेट्स हिज ऑफिस मस्ट हैव बीन मेड इन जनरल मीटिंग। तो आम तौर पे जो डायरेक्टर अपनी कुर्सी खाली करके गया है, इस डायरेक्टर इसकी कुर्सी को तो जनरल मीटिंग में ही भरा जाता है ना। तो कैजुअल वैकेंसी अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भर देते हैं, आर्टिकल्स में ना भी अगर एक्सप्रेसली लिखा हुआ है, ऐसा बोला है कि सेक्शन 161(4) ने कि आर्टिकल्स में यार अगर ना भी लिखा हो ना कि हाँ भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर दी जा रही है, एक्सप्रेसली आर्टिकल्स को लिखने की जरूरत नहीं है। ये बात 161(4) ने बोला है कि सेक्शन को ऐसे इंटरप्रेट करो कि आर्टिकल्स में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमेशा आर्टिकल्स एम्पावर कर रहे हैं कि कैजुअल वैकेंसी के केस में वो डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं बोर्ड मीटिंग में, ठीक है। लेकिन फिर इसको अप्रूव करना पड़ेगा इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स द्वारा, ठीक है। तो बस बात वहीं पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसकी कुर्सी, इसको भी तो पहले शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया था ना, तो अगर ये खाली करके जाएगा अपनी कुर्सी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी को लेके आएंगे इसकी जगह बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट करके, तो इसीलिए शेयर होल्डर्स को भी तो इसको अप्रूव करना पड़ेगा ना नेक्स्ट जनरल मीटिंग में। अच्छा, तो वही बात खत्म हो जाती, कहता अब सब्सिक्वेंटली कैजुअल वैकेंसी सो फिल्ड इज अगेन वेकेटेड ड्यू टू सम कैजुअल अकरेंस, then it cannot be said to be a casual vacancy because it arose against an appointment which was not made in the general meeting. Such type of vacancy needs to be filled in by the board by appointing an additional director. तो मतलब a director who is appointed to fill a casual vacancy is not a casual director. He enjoys all the powers as well as is required to bear the responsibilities of director in whose place he is appointed, except that where the earlier director was entrusted director, his interest cannot be attached to the new director while filling the casual vacancy.
1 मिनट का ब्रेक लेके करते हैं अब आगे।